व्हाई लोन इज नीडेड। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इट इज रिड्यूस योर इनिशियल सोलर इन्वेस्टमेंट। तो हमारे लिए लोन की रिक्वायरमेंट क्यों, अगर नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग क्लोज करते हैं तो वहां पे अगर लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है और आपको उसके हिसाब से आप बजट अरेंज करके वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं, तो वहीं वहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से टेक्निकल चीजें रिप्रेजेंट करते हो, टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल चीजें आप रिप्रेजेंट करते हो, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअप्स होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बाद आप कस्टमर के साथ एक प्रोजेक्ट का कंफर्मेशन करते हो कि भाई चलो ठीक है सर, हम लोग आपके साथ 20, 25, 50, 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट तक प्रोजेक्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि 20 किलोवाट वाला कस्टमर के लिए उनका जो फिगर है, जो अमाउंट है वो बड़ा है, 100 किलोवाट वाले के लिए वो फिगर बड़ा है, और 500 किलोवाट या 1 मेगावाट वाले के लिए जो वो फिगर होता है वो बड़ा होता है। तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उनको प्रोजेक्ट करना है, सामने उनको बहुत सारी चीजें दिखती है कि भाई नहीं, तो 3, 4 साल में, 5 साल में प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा, उसके बाद मुझे 15, 20 साल तक का बेनिफिट हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। तो ही इज ऑल्सो कन्विंस्ड कि नहीं, मुझे सोलर तो करवाना ही है, बट सामने ये प्रॉब्लम होती है कि भाई 30 लाख 25 लाख अगर मैं सोलर में डालूं, उससे बेटर है मैं अपने रॉ मटेरियल में डालता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा। वो चीजें नॉर्मली लोगों के सामने आती है। पर वहां पे अगर आप उनको ये बोलते हो कि भाई आपका जो 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो आप खुद से आपको नहीं करना है, आपका जो रोटेशनल मनी है वो आप अपने बिजनेस में लगाओ, हम लोग आपको लोन ऑफर करते हैं, हम लोग आपको लोन लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लोन हमारा पार्ट एक्चुअली नहीं, हम लोग उसको सिर्फ लोन में हेल्प कर सकते हैं कि भाई हम XYZ बैंक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, वहाँ की सिस्टम अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ से हम लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप एक बार वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। फिर अगर वो ऑप्शन आपके पास होगा, आपके पास स्मूथ बैंकिंग होगा सपोर्ट पे, तो इजीली आपको क्या मैक्सिमम आपके प्रोजेक्ट की क्लोजिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में मेरे इसी वजह से कैंसिल हुए थे कि भाई हमारे पास फंडिंग का ऑप्शन नहीं है, और कस्टमर के पास इतना शायद टाइम नहीं होता कि वो बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंट के बारे में जानेगा, वो रिसर्च करने बैठेगा कि भाई कौन सी लोन सस्ती पड़ रही है, कहाँ पे क्या मिलता है, वो चीजें वो रिसर्च नहीं करेगा, वो पार्ट आपको रिसर्च करके उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 2 या 3 ऑप्शन है, उसके साथ अगर आप बैंकिंग सेगमेंट में जाते हो तो आपको इतना बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप अपने पास एक प्रिपेयर करके जाओगे, जब उनके पास आप जब प्रेजेंट कर रहे हो, तब आपके पास अगर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनके पास नॉर्मली वहां से बैक ऑफ करने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सब चीजें कंफर्म हो गई, पर हम लोग को एक छोटी सी एक अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलता है हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, या फिर हम लोग आपको सोच के बताते हैं। पर ये पॉइंट ऐसा है कि अगर इसमें आपने 100% अगर आपकी तरफ से चीजें उनको रिप्रेजेंट की, तो उनके पास ये ऑप्शन थोड़ा कम हो जाए। सो मैक्सिमम लोन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे रहती है वो, तो एक तो वो चीज ऐसी है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, अगर लोन का सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि कंडीशंस प्रोजेक्ट के कंफर्मेशन में कंडीशंस अलग अलग होती है, कोई 5% एडवांस देता है, कोई 10% देता है, कोई 50% देता है, अलग अलग चीजें होती है। तो वो जितना आपको एडवांस देगा, उसके सामने कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो बैंकिंग अगर आपका साथ में आता है, तो आपका खुद का कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा, तो आपके रोटेशन, आपका कंपनी का जो रोटेशनल मनी आपके पास है, उसमें से आपको निकाल के पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं आपको देना पड़ेगा। इसके लिए मैक्सिमम लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। सो जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, तो कस्टमर कंज्यूमर की कहाँ पे है, और डेवलपर मतलब हम लोग मोस्ट ऑफ वी आर फ्रॉम द सोलर फील्ड, तो हमारे एज ए डेवलपर हमारी कहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है।
कि प्री कंस्ट्रक्शन कि अभी प्रोजेक्ट हमारा मतलब डिजाइनिंग पे है, तो वहां पे कस्टमर आपको कोई ना कोई एक एडवांस पेमेंट देगा 5%, 10%, वो जो भी आपकी उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से वो आपको एक एडवांस अमाउंट देगा। और वहां पे डेवलपर जो हम लोग हैं वहां पे लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि हमने एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल के लिए फिर हमारा बंदा वहां पे साइट विजिट के लिए जा रहा है, तो वो चीजों पे हमें हमारा तो वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर एडवांस आया हो प्रोजेक्ट में तो आप फाइनेंशियल यूज करते हो तो प्रॉब्लम नहीं, या फिर आपको अपने कंपनी के वहां से पेड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन चालू है तो वहां पे क्या हुआ कि लोन में भी अगर छोटे प्रोजेक्ट है तो बैंक आपको 100% एडवांस पेमेंट कर सकती है, 10, 20, 25 किलो 50 किलो शायद। और उसमें भी अगर कस्टमर की कंडीशन ऐसी है कि वो माइलस्टोन के हिसाब से अगर आपका पेमेंट शेड्यूल कराता है कि भाई जैसे हमारा मटेरियल पूरा आ जाता है उसके बाद हम आपको 50% देंगे, या फिर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है उसके बाद हम आपको 10 या 20% रिलीज करेंगे, आपका इंस्टॉलेशन खत्म होता है उसके बाद हम लोग आपको 20-30%, और आफ्टर कंप्लीशन और या आपका मीटर जब लग जाता है तब हम आपको 100% करके देंगे। तो ये चीजें आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है। अब वहां पे क्या है कि जैसे आपने तो वहां पे कंफर्मेशन ले लिया, पेमेंट आपका माइलस्टोन के हिसाब से आता है, तो उसके सामने आपका खुद का जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको मैनेज करना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन की भाई आपका प्रोजेक्ट एक बार फाइनल हो गया तो वहां पे कंप्लीट होने के बाद वो लोग फाइनल पेमेंट आपको एक बार कर देंगे जो भी आपके टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद मतलब उस टाइम पे डेवलपर को जो है वो कमिश्निंग के एक्सपेंसेस लगते हैं, आपका बंदा वहां पे जाता है, तो वो इतने वहां पे आपको इतने पॉइंट्स पे आपको फाइनेंस मैनेज करना होता है। तो अगर आपके बैंकिंग के साथ अगर अच्छे टर्म्स है, आपको प्रॉपरली वहां से फंड आता रहता है और आपका वर्किंग कैपिटल भी अच्छे से आप मैनेज करें, तो मैक्सिमम ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म भी हो सकता है, और आपको वहां से जितना अच्छा प्रोजेक्ट खत्म होगा, जितना जल्दी होगा, वहां से आपको दूसरे प्रोजेक्ट भी आने के चांसेस ज्यादा है। और उसके बाद कंज्यूमर हो गया फिर डेवलपर जो भी है उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो भी रेगुलर नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार हमारा बंदा वहां पे जाता है, फिर उनके लोग जो क्लीनिंग करते हैं या फिर छोटे मोटे अगर उनके पास इलेक्ट्रिकल टीम है तो वो एक्सपेंसेस जो है वो दोनों को थोड़े बहुत लगते रहते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्या मारो ये इतने ना टॉपिक्स है जहाँ पे आपको फंड की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं कि भाई चलो हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट कंफर्म हो रहा है, वहां पे हम लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट 100% है, कहाँ कहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पता है। बट बेस्ट अवेलेबल लोन ऑप्शन फॉर सोलर प्रोजेक्ट ये हमारा टॉपिक है, तो वहां पे कौन से ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक में ऑप्शन है। बहुत सारी बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सोलर के लिए लोन देती है, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अब मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट ऑप्शन रहता है वो ये रहेगा कि आप जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, उनकी जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो एग्जिस्टिंग बैंक में ही अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वहां से आपका लोन का डिसबर्समेंट हो सकता है। नॉर्मली हम लोग बहुत सारे लोग ये ट्राई करते ही है। सो कहीं ना कहीं क्योंकि देखो वहां पे उनके अगर उनकी जो एग्जिस्टिंग बैंक है वहां पे उनकी क्रेडिट अच्छी होगी, उनके ट्रांजैक्शन रेगुलर वहां पे होते होंगे, वहां पे उनकी हिस्ट्री होगी कि भाई इतने साल से वो XYZ बैंक के साथ जुड़े हुए हैं लोग, तो वहां पे उनके बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पे हुए होंगे या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब वहां पे उनके शायद एक मॉर्गेज भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि भाई उनके वहां पे जो लोन है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर इंडस्ट्रियल हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लोन कोई ना कोई बैंक के साथ चलती ही है। तो अगर वहां पे ही उनका मॉर्गेज है और उनकी लोन का एक्सटेंशन पॉसिबल है तो वो लोन या सीसी अगर एक्सटेंड कर देते तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन रहता है। बट अगर वो चीजें पॉसिबल नहीं होती है फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कमर्शियल बैंक है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है।
जैसे कमर्शियल बैंक में हो गया हमारे पास एक एसबीआई और एक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों कमर्शियल बैंक है और जिसके पास पर्टिकुलर सोलर के लिए अलग स्कीम है, जिसमें वो लोगों ने सोलर को एक अलग सेगमेंट दिया। बाकी बाकी दूसरी जो बैंक है वो लोग क्या करते हैं कि आपको मॉर्गेज लोन में वो लोग लोन देते हैं जो आपको एज ए सोलर यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर इरडा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब ये दोनों जो है इंस्टीट्यूट है, ये एक हिसाब से आप उसको बैंक नहीं कह सकते, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जगह पे हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, जहाँ पे सोलर को भी इन दोनों ने वहां पे कंसिडर किया है। सो वन बाय वन मैं आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ बताऊंगा, ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है फॉर द पर्टिकुलर सोलर। ये 4-5 ऑप्शन है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताता हूँ। बाकी नेक्स्ट है। ओके, सो अब सबसे पहला ऑप्शन आता है कि एसबीआई। अब एसबीआई ऐसी चीज है कि आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंक बोल सकते हो। आप कहीं पे भी, अगर कोई भी रिमोट एरिया में भी आपका प्रोजेक्ट लग रहा है, तो वहां पे आपको एसबीआई की ब्रांचेस तो कहीं ना कहीं आराम से मिल ही सकती है। सो एसबीआई की सबसे बड़ी बात यह है कि 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वो लोग आपको एज ए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम अप टू 15 ईयर्स। अब ये कहाँ पे आता है? नॉर्मली हमारा सोलर का अगर हम लोग बात करें, 4 या 5 या 6 साल के अंदर हमारा पेबैक नॉर्मली आता है, तो 15 साल की हम लोगों को रिक्वायरमेंट नॉर्मली नहीं होती। बट हमें रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे आती है कि भाई अगर गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप करता है, जहाँ पे हम लोग मतलब 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए के साथ आपका बीपीओ होता है, तो वहां पे आपका जो पेबैक पीरियड है वो चला जाता है आराम से 8 साल या 10 साल के आसपास। तो वहां पे अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिलता है कि भाई चलो हम लोग 1 मेगावाट 2 मेगावाट करके गवर्नमेंट के साथ 20 या 25 साल का हम लोग टाइप कर सकते हैं वहां पे, तो वहां पे ये लोन आपको इजीली काम आ सकती है। अब इसमें मॉरेटोरियम पीरियड एक सबसे ज्यादा 12 मंथ का एक एसबीआई ही आपको देता है। अब मॉरेटोरियम पीरियड आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा सब कि ये क्या। आपको जैसे आपका लोन सैंक्शन हो गया, डिस्कस हो गया, तो आपको मॉरेटोरियम पीरियड अगर 12 महीना का है आपके पास, तो आपको 12 महीने तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करने होते, क्योंकि आप लोन ले जैसे सोलर प्रोजेक्ट ऐसी चीज है कि आपको लोन मिल गया तो दूसरे दिन से आपको कमा के मतलब वो जनरेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसको डेवलपमेंट में एज पर द प्रोजेक्ट 1 महीने से लेके 6 महीने, 1 साल, मतलब 2 साल, जो भी टाइम आपका हो सकता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो मॉरेटोरियम पीरियड आपको मिल रहा है 12 महीने का, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट बिटवीन 10 to 11%। ये चीजें नॉर्मली हर एक बैंक में आपको मतलब 10-11% के आसपास ही रहेगा। अगर आपके बैंकिंग एसबीआई के साथ है तो उसमें आप ये लोन को क्लब भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंकर है वही आपको एक्सटेंड करके दे सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके अगर एसबीआई में ही लोन चालू है आपके कस्टमर, तो उसमें आप सोलर लोन को ऐड करके आप एक ही लोन कर सकते हैं, जिसमें आपको मतलब ये बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। नो डाउट थोड़े साल पहले बहुत इश्यूज हुए थे पंजाब नेशनल बैंक को लेके, बट वो लोग पर्टिकुलर सोलर के लिए ये चीज आपको लोन दे रहे हैं। बट हाँ, ये चीजें है कि एसबीआई हो गया फिर पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े टफ है, क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक है, तो नेशनलाइज बैंक की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो उसके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बट हमारे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आते हैं कि ऑन पेपर बहुत सारी कंपनी ऐसी जो ऑन पेपर प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाती है। हमें बहुत सारे ऐसे फेस हुए होंगे कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ कि भाई बाकी सारी चीजें ठीक है, पर हम लोगों ने ऑन पेपर कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज होते हैं। तो वहां पे पर्सनलाइज बैंक थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करती है। और गवर्नमेंट बैंक की बात है, नेशनलाइज बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है वहां पे थोड़े डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो आपको एक थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो वहां पे आपको 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ लोन मिल सकता है।
रिपेमेंट यहाँ पे भी आपको 15 साल का मिलता है एज ए गवर्नमेंट बैंक। यहाँ पे भी आपको 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। इंटरेस्ट रेट भी आपका 10 से 11%, मतलब एसबीआई का और पंजाब नेशनल बैंक का ऑलमोस्ट वहां पे सेम आता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट एज अ डेवलपर हमारे लिए एक ये ऐड होता है कि यहाँ पे अगर आपके टर्म्स कंडीशन कस्टमर के साथ अच्छे हैं तो वो डायरेक्ट पेमेंट आपको मतलब आपके अकाउंट में बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। वरना ऐसा होता है कि वो बैंक कभी आपके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पेमेंट करेगा और फिर वहां से फिर आपको पार्शियल पेमेंट हो सकता है, फिर फुल पेमेंट हो सकता है। तो वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन अच्छे हैं तो आपको डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट ओके। अब ये सिडबी बैंक की जब तक हम लोग बात करें तो सिडबी बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक मुझे लगा है कि यहाँ पे आपको 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट के लोन मिल सकता है आपके कस्टमर को। रिपेमेंट शेड्यूल 5 साल का है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं आप मतलब अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसका रिपेमेंट 3 या 4 साल में आता है तो वहां पे आपके लिए अच्छा है कि 5 साल के अंदर अंदर आपका रिपेमेंट भी हो जाएगा। इसमें मॉनिटरिंग पीरियड 3 से 6 महीने का अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है आपके पास तो 3 से 6 महीने में आप मैक्सिमम इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट 10 से 11% का है। वो नॉर्मली सब बैंक आपको वही चीजें ऑफर करेगी। इसमें भी एक ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में आ सकता है। बट एक ये चीज है कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बीच का होना चाहिए, तभी सीट भी आपको फंड कर सकती है। अब मतलब 2.5 करोड़ की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 600-700 करोड़ तक का प्रोजेक्ट होता है तो वहां पे आपको इजीली सीट भी आपको लोन दे सकता है। अब 100% लोन सीट भी देगा बट उसमें कुछ कंडीशंस है जिसमें एक ऐसा है कि आपको 25% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, अगर चलो हम लोग एग्जाम्पल ले लें 10 लाख का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 10 लाख का लोन आप सिडबी से लेने जाते हो आपके कस्टमर के लिए तो आपको 2.5 लाख रुपए का एफडी सिडबी में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि आपको जितना आपका अगर 5 साल का लोन है तो एफडी भी आपका 5 साल के लिए 25% उसका एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट सिडबी के पास रहेगा। और उसका जो एज पर द नॉर्म्स जितना भी इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको इंटरेस्ट इजीली वहां से मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट हो जाएंगे कि आपका जो रीपेमेंट हो रहा है कि आपका सोलर लगने के बाद एक्स अमाउंट वहां से इलेक्ट्रिसिटी का सेव होगा, उसमें से जो फंड बचता है वो आप एज ए इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो आपने जो 25% मतलब 2.5 लाख रुपए वहां पे एज ए एफडी रखे वो कहीं ना कहीं आपका सेविंग हो रहा है, वहां पे आपको 5 साल का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि 25% का आपको नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। अगर 10 लाख का लोन है तो आपने 2.5 लाख रुपए एज एफ डी दिए हैं और 2.5 लाख रुपए का आपको नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को एज ए मॉर्गेज देना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो सिट भी आपको फंड कर सकती है। बट उसमें भी फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो तो हर एक जगह, क्योंकि बैंक जो है उसकी स्कीम वो अलग से आपको देंगे कि भाई 100% लोन दे सकते हैं या फिर बहुत सारी चीजें वो ऑफर करेंगे। बट अगर आपके कस्टमर का कंज्यूमर का बैंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें हर एक चीज काउंट होती है कि भाई उनका 3 साल का बैंकिंग कैसा है, उनके रिटर्न्स कैसे हुए, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स क्या है, उनके डायरेक्टर के सीबी क्या है, उनके डायरेक्टर भी अगर कोई उसमें से डिफॉल्टेड होगा तो शायद उनको लोन नहीं मिल सकता। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो लोन में इफेक्ट करेंगे। बट अगर ये सारी चीजें स्मूथली जाती है, अगर ऑन पेपर प्रॉफिट भी दिखा रही है कंपनी, उनके डायरेक्टर्स के रिटर्न्स भी कंप्लीट है, वो कोई भी बैंक में वो डिफॉल्टर भी नहीं है, मतलब हर एक चीज स्मूथ है तो आपको इजीली सिडबी बैंक या कोई भी बैंक लोन दे सकता है। नेक्स्ट सेट सो अब एरडा एरडा एक अलग सेगमेंट के लिए काम करता है कि इसमें आपका मिनिमम जो प्रोजेक्ट है वो 1000 किलोवाट मतलब 1 मेगावाट के ऊपर का होना चाहिए। इसके नीचे एरडा काम नहीं करता। अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है
कि भाई वहां पे रिक्वायरमेंट 2 मेगावाट 3 मेगावाट की भी हो सकती है। तो 1 मेगावाट अगर इंडस्ट्रियल में जाते हैं हम लोग तो इतना बड़ा, हेलो, हाँ, इतना बड़ा मतलब अमाउंट नहीं है कि भाई 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट तो वो इजीली हो सकता है, तो वहां पे आपको एडा काम कर सकता है। तो वहां पर 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो एडा आपको एज अ फंड कर सकता है। रिपेमेंट शेड्यूल आप उसको 10 साल तक का कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मॉनिटोरियल पीरियड 12 महीने का मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 1 मेगावाट के ऊपर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसमें 6 महीने से ज्यादा का टाइम मिनिमम लग सकता है। एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो सकता है, 9.8 से लेके 10.75, मतलब 0.25%। अगर इतनी बड़ी लोन होती है तो वहां पे 0.25% का इंटरेस्ट रेट भी बड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप मेगावाट स्केल में काम करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो आपके लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। बट ये अगर एल्डा है तो वहां पे आपको कोई बैंक के जैसे काम नहीं होगा। एल्डा में ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो। उनकी एक पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे आपको डीपीआर मतलब की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अ, उसके साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको सबमिट कराने होते हैं। वहां पे गाइडलाइंस ऑलरेडी है, तो वो आप जैसे सबमिट कराते हो तो वहां से फिर उनका टाइम पीरियड कुछ 1 वीक से लेके 15 दिन तक का है। तब तक वो लोग उसमें सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसको अगर फाइनेंशियली चीजें सही लगती है तो वो फिर आपको सामने से कांटेक्ट करते हैं, या फिर और भी कुछ ऑप्शंस है वो लोग मतलब मेल भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या तो उस तरह से वो आपका कांटेक्ट करेंगे, फिर आगे वहां से आपको फंड मिल सकता है। तो एडा का सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे सिडबी में आप सिडबी की ब्रांचेस है, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एसबीआई की ब्रांचेस है, पीएनबी की ब्रांचेस है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बट जहाँ एडा की बात आती है तो एडा में आपको अलग मतलब ये चीज करनी पड़ेगी। तो उसमें आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, तो हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग हमारी जितनी हेल्प कर पाएंगे हम वो आपको 100% कर नेक्स्ट लेवल। सो नॉर्मली ये 4 ऑप्शन थे जो हम लोगों ने इजीएस्ट वे में हम लोगों को लगे थे। सो हमारा ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बट ये कहना है कि वे मेक इन्वेस्टमेंट इजी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली मेरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने लिए हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बेस पे लिए है, कि आप जब तक उनको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देते हो तब तक आपका कस्टमर का कंफर्मेशन बहुत कम रहता है। और दूसरी चीज यह भी कि टाइमली रिटर्न ऑन लोन मेक्स इट इजियर टू बोरो अ सेकंड टाइम। अगर आपके कस्टमर प्रॉपरली लोन का रीपेमेंट करते हैं, अगर आप जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा सोलर जनरेट करेगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा, वहां से हमारा रीपेमेंट होगा। तो आप जो अगर लोन ले रहा है वो लोन के रीपेमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली उनको दूसरी लोन पे